हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे पेपर 1 एंड पेपर 2 तैयारी करो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। जिसने 3 क्लासेस नहीं देखी वो क्लासेस आप जरूर देखिएगा थ्योरी की, क्योंकि 3 क्लासेस हो चुकी हैं। सॉरी, 2 क्लासेस हो चुकी है, आज 3rd क्लास है। ओके, आज होगा मानव विकास मनोरचनात्मक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड थ्योरी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड जो थ्योरी है, किसका सिद्धांत है? तो मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत है। तो आप तो पहले यही याद रखिएगा, सिगमंड जो फ्रायड है किसका थ्योरी है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का थ्योरी है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता आपका है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, अब हम इनके बारे में जानते हैं। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। सिगमंड फ्रायड कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, इस सिद्धांत में जो होता है मन, आपका मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। इन्हें 3 टाइप बताए गए हैं, जैसे चेतन मन, अर्धचेतन, अचेतन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चेतन होता है, अर्धचेतन और चेतन। तो इस पे हम बात कर लेते हैं, इन पे पॉइंट क्या है। देखिए देखिए एक सेकंड। देखिए, चेतन मन होता है, इसमें मन को प्रेजेंट और विचारों को रिलेट होता है। इसमें सिर्फ 10% ही आपको चीजें याद रहती है, जो आप अगर रिलेट करते रहेंगे तो आपको क्या चीजें याद रहेंगी? कितना परसेंट? 10%। अर्धचेतन में क्या होता है? हमें तुरंत ज्ञान, मतलब तुरंत जो ज्ञान नहीं आता, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे याद आ जाता है। जैसे आप कुछ चीज भूल गए हैं, लेकिन आप ज्यादा जोर देते हैं तो उस टाइम पे क्या आपको, हाँ, वो चीज याद आ जाती है। अचेतन में क्या होता है? 90% सब इसमें भूल जाते, कुछ भी याद नहीं आता। जैसे इन बातों इन वे बातें होती हैं जो हमें भूल चुके हैं और हमें याद करने पे भी याद नहीं आती। जैसा कि आप याद करना भी चाहते होंगे, बट वो भी आपको क्या है, याद नहीं आएगा। ये होता अचेतन। इसमें 90% क्या है, बातों को भूल जाना होता है। ओके, तो ये 3 याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे व्यक्ति जो पर्सनालिटी 3 भागों में बांटा गया है, जैसे ईगो, परम, अहम, सुपर ईगो। तो इनको 3 भागों में बांटा गया। कुछ जान लीजिए इनकी थ्योरी, कुछ पूछ लिया जाता है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि, जो सर्टिफाइड होता है, या सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्य चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। इससे क्या है, कुछ कोई चिंता नहीं, उसको जो मिल जाता है, ठीक है, उस सेटिस्फाइड रहता है। जैसे औसत जो भी उसकी नीड होती पूरी हो जाती है, उसको उसके आगे कुछ उसको करना ही नहीं है। तो ये होता है आपका इट। ईगो क्या होता है? यह आवश्यकताओं को, इच्छाओं को संतुष्ट की योजना का निर्माण करता है। उसका जो है परिणामों पर चिंता, मतलब जो आवश्यकताएं उसका मिलती है, लेकिन उस पे परिणाम के बारे में क्या चिंता करता है कि इसके आगे होगा क्या। ये होता ईगो। अब परम अहम सुपर ईगो क्या होता है? ये तो बहुत ही, मतलब समाज के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे समाज के द्वारा नैतिक सूत्र अकॉर्डिंग काम करता है, यानी व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो होगी तो बुरे काम से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करे और झूठ ना बोले। ये क्या होता है, समाज के अकॉर्डिंग चलता है। तो ये हो गया परम अहम। ठीक, सुपर ईगो यहाँ से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे यूपी टेट एंड सुपर टेट के द्वारा पूछा जाता है। तो ज्यादातर सीटेट में सिर्फ यही पूछा गया है, सिगमंड फ्रायड की थ्योरी कौन सी है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात कर देते हैं E.L. थर्नडाइक। देखिए, E.L. थर्नडाइक क्या है? E.L. थर्नडाइक ने किस पे सिद्धांत है? त्रुटि और, ये जो याद रखिएगा, त्रुटि प्रयास का सिद्धांत दिया। किस पे दिया है? त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया है E.L. थर्नडाइक। तो इनके बारे में जान लीजिए। देखिए, थर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन से? थर्नडाइक जो हैं अमेरिकी वैज्ञानिक थे। वे पशु वैज्ञानिक थे। क्या थे? वे पशु वैज्ञानिक थे। अधिगम के सबसे पहले नियम को थर्नडाइक ने ही दिया। जो अधिगम का जो पहला नियम था, किसने दिया था? थर्नडाइक ने ही दिया था। थर्नडाइक का प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ओके, जैसे आप इनकी ये पुस्तक याद रखिएगा, एजुकेशन फिजिकोलॉजी एनिमल्स इंटेलिजेंस। ये पुस्तक जो है थर्नडाइक के द्वारा लिखी गई है। थर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। आप इसमें 2 चीज याद रखिएगा, सीटेट में अभी तक यही पूछा गया है। E.L. थर्नडाइक जो है किसका सिद्धांत है? तो ये त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत है। और आगे क्या पूछा गया? जो प्रयोग, मतलब कितने पे प्रयोग किया है, तो वो पूछा गया है। ठीक है, ज्यादा इसमें सीटेट पे नहीं पूछा गया, लेकिन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सीडी पे इस पे दिया है, पूरा दिया है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा।
थर्मोडायनामिक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वे सोचते थे कि अगर किसी उत्तेजना को बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा। जब वह बार बार अनुक्रिया दोहराएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा ही। जैसे थर्मोडायनामिक ने किस पे प्रयोग किया था, आपको पता है कि थर्मोडायनामिक ने भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। थर्मोडायनामिक ने पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, बाहर एक मरी मछली रख दिया। दो पिंजरे के एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर क्या है, गेट खुल जाता है। देखिए ये एक जो पिंजरा टाइप का होता है, यहाँ पे मरी मछली रख देता है, अंदर क्या होती है, भूखी बिल्ली को बंद कर देता है। उस पे लीवर जरूर लगा देते ताकि उसका पैर जब वो उछलेगी खाने पीने के लिए तो उसका लीवर पैर पे पड़ेगा। जैसा बिल्ली भूख से मरे छटपटाते हुए इधर उधर घूमती, अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और गेट क्या है, खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली को पकड़ लेते। जैसा कि आप किसी इंसान को क्या होता है, अगर भूख लगती है तो कुछ करेगा, हाथ पे मारेगा, तो वही होता है रिस्पॉन्स जो करेगा, अनुक्रिया को दोहराएगा, कुछ ना कुछ वही सीखेगा। तो इन्होंने क्या दिया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। जैसा यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन अंत में हमें लक्ष्य तक पहुंचने में यानी सीख जाएंगे। तो क्या होता है, जैसे आप कुछ भी सीख के आप तैयारी कर ही रहे होंगे तो आप प्रयास जरूर करते होंगे, लेकिन आप क्या है अभी तो आपकी बहुत ज़्यादा गलतियां या मार्क्स कम आ रहे होंगे, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो क्या होता है, प्रयास एवं त्रुटि का इसी तरह से, तो थर्मोडायनामिक का ही सिद्धांत आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे एंड टाइम पे आपकी तो त्रुटियां दूर हो जाएंगी। ओके, अब हम बात करते हैं, ये पूछा गया था थर्मोडायनामिक के नियम कितने हैं। देखिए दो नियम है, मुख्य नियम और गौड़ नियम। अभी तक जो है मुख्य नियम पूछे गए हैं जो 3 प्रकार के हैं प्राइमरी लेवल। ठीक है, तो कौन से नियम है, मुख्य नियम पे जान लेते हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, बस यही नियम पूछे गए हैं आज तक जितने पेपर हुए हैं। तो इतनी 3 ही नियम पूछे गए हैं, बस आप याद रखिएगा कितने। और जो गौड़ नियम है वो 5 है। ठीक, मुख्य नियम कितने हैं, 3। तो अभ्यास का नियम क्या होता है, देखिए यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। आप जितना, जैसे मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। ठीक, जितना आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे ठीक उतनी ही आपकी मैथ अच्छी होगी। तो अभ्यास सबसे ज्यादा मैथ एंड रीजनिंग मांगता है। ठीक, ये हो गया अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम क्या है, यह नियम बताता है किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर होंगे उतना ही जल्दी सीखें। जैसा आपकी जिसमें किसी में रुचि होगी सॉन्ग या सिंगिंग में, तो आप जब सीखने में रुचि रखेंगे तो आप जल्दी चीजें सीख, जैसे डांस होता है, किसी को बहुत ही ज्यादा डांस सीखना अच्छा लगता है या गाना सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है या गाना अच्छा लगता है, तो क्या है, जितना आप तत्पर रहेंगे, जितना आप उसकी चाह करेंगे उतना ही जल्दी आप सीख पाएंगे। ये होता है तत्परता का नियम। प्रभाव का नियम क्या होता है, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना ही तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना संभव नहीं होता। थर्मोडायनामिक ने इस नियम को पुरस्कार एवं दंड का भी महत्व दिया। देखिए प्रभाव पड़ता है, जिस जिस कंडीशन में आपका प्रभाव पड़ेगा आप उतना ही सीखेंगे। अगर कहीं देखिए किसी का माहौल अच्छा होता है, किसी का माहौल अहिंसावादी होता है, तो उस हिसाब से सीखेगा। तो इसका क्या दिया है, पुरस्कार एवं दंड का भी महत्व दिया। प्रभाव का नियम, जैसा प्रभाव पड़ेगा सोसाइटी का वैसा ही बच्चा क्या है, सीखेगा। ओके, तो ये 3 नियम आप याद रखिएगा, यही एग्जाम में आज तक अभी पूछे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं गौड़ नियम कौन कौन है। देखिए गौड़ नियम पूछेंगे तो आप थोड़ा जान लीजिए। गौड़ नियम जो सेकेंडरी लॉस है ये आपके 5 है। कौन कौन है, मनोवृत्ति अभिव्यक्ति के नियम, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मप्रति का नियम, सहचार का नियम और बहुप्रति का नियम, ये 5 नियम है। तो ऐसे ही याद रखिएगा क्रम में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस पे कभी आज पूछा नहीं गया है, और सादरता का नियम। ठीक है, तो ये चीज आप जब पीटी देंगे तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पालाव का सिद्धांत। ये दिया था सातवीं अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी ऐसे सीट में पूछा गया। पालाव का सिद्धांत किससे जुड़ा है, तो सातवीं अनुबंधन सिद्धांत से जुड़े, ये आपके पालाव जी हैं। अब बात करते हैं आईपी पालाव, जो एक ये कहाँ के वैज्ञानिक है, रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है 1904 में, नोबेल पुरस्कार पालाव जी को मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इनके अनुसार किसी भी उत्तेजना या अगर में सिंगल निर्धारित कर दे तो सामान्य प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा, उतना ही करेगा उतने ही बढ़ने का करेगा। ठीक है, जैसा कि पालाव ने किस पे प्रयोग किया है, ये कुत्ते पे प्रयोग किया है। तो अब जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है।
जैसे आप देख सकते हैं इस कुत्ते को क्या है एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं, लेकिन उसको क्या है एक घंटी के द्वारा उसको जो है रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे पालाव ने का प्रयोग जो है कुत्ते पे किया, पालाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा और उसने खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से क्या है लार टपकने शुरू हो गई। जब वह कुत्ते का खाना देता है तो खाना देने से पहले घंटी बजाता क्या है, एक घंटी बजाता है जब खाना देता है। ठीक कुछ कुछ दिन बाद कुत्ते कुत्ते को लगने लगता है जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। ऐसा उसके साथ प्रैक्टिस ऐसा कर दिया है कि घंटी बजने से क्या है खाना मिलेगा। ओके, घंटी बजती थी, कुत्ते के मुंह से लार टपक टप टपकनी शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ने में काम घंटी कर रही है। इस तरह से घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है। क्या है, बिना घंटी के भी बजने से उसके मुंह से क्या होती है लार टपकने लगती है, जबकि खाना भी नहीं आता। तो उसके पास क्या है संबंध हो जाता है, उसके साथ घंटी का संबंध हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, जैसा आप इसमें देख सकते हैं इस फूड में ये होता है फूड बेल। और ठीक है, आपका जो लार और लार तो क्या होता है, पहले तो फूड देखने से उसकी लार डॉगी की मतलब बहने लगती थी। ठीक है, फिर क्या किया, फिर जो बेल बजाया, फिर फूड दिया, तब फिर उसकी जो है लार क्या है निकलने लगी। बेल बजने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में क्या है बेल बजने से उसकी जो है लार जो है निकलने लगी। ये कंडीशन रिस्पॉन्स का भी थ्योरी होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है। जब व्यक्ति अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी के प्रति क्रिया सीख लेता है उस तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी वैसे ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी कुत्ता क्या लार टपकाना शुरू कर देता। अब कोई भी घंटी बज रही है, क्या करता है कुत्ता को लगता है कि वही घंटी बज रही है उससे खाना मिलेगा, तो उसका क्या है रिस्पॉन्स मतलब लार टपकने लगती है। तो रिस्पॉन्स ये होता है उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत। अब हम बात कर लेते हैं विलोपन। विलोपन क्या होता है, वह कंडीशन सिमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग सिमेट्रिक प्रदान ना करे तो कुछ समय रिस्पांस आना बंद हो जाता। जैसे घंटी की आवाज बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। ये होता है विलोपन। विभेदित क्या होता है, इस व्यक्ति की जो होती है अदर सिमेट्रिक और अंतर करना शुरू कर देते। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी की आवाज के बाद खाना मिलेगा। तो ये होता है आपका विभेद। ठीक है, अब हम बात करते हैं सूझ का सिद्धांत। यहाँ से एग्जाम पूछा जाता सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये दिया था गेस्टलॉर्ड सिद्धांत का है, कई बार ये पूछा गया किसका सिद्धांत है, सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत गेस्टलॉर्डवादी का सिद्धांत है। गेस्टलॉर्डवादी सिद्धांत ये कहाँ के है, जर्मन भाषा का शब्द है। कहाँ का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है आकृति और संग्रहता का अर्थ संपूर्ण। एग्जाम्पल तौर पर मान लीजिए जब हम कोई गाड़ी देखते हैं तो उस समय क्या व्हेल के रूप में देखते हैं, ना कि उससे क्या है पार्ट देखते, क्या देखते हैं उसके व्हेल देखते हैं कि उसका सब कुछ मशीन वगैरह सब सही है। ठीक, वो चीज देखते हैं। इस सिद्धांत के प्रति कौन कौन भी है, वर्दीमर, कोफा और कोलन भी है। जो सूझ का सिद्धांत कौन कौन दिया है, गेस्टलॉर्डवादी सिद्धांत, तो याद रखें वर्दीमर है, कोफा है, कोलन, ये भी तीन सिद्धांत उनके साथ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, अंतर्दृष्टि से अधिगम सिद्धांत देने का श्रेय जो कोलबर्ग को जाता है, इन्हें सिद्धांत में कोफा ने भी सहयोग दिया। सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। किसी समय में अचानक से दिमाग से आया समाधान सूझ द्वारा होता है। ठीक, अब कोलबर्ग ने किस पे प्रयोग किया था, एक सुल्तान नामक वनमानुष पे प्रयोग किया था। इनकी थ्योरी क्या है, देखिए इनकी थ्योरी एक है जो कोलबर्ग, ठीक, इस बंदर को उसने एक पिंजड़े में बंद कर दिया, फिर वहां पे 3-4 डिब्बे रख दिए। ठीक, और उसके बाद क्या है केले जो है केले एक वहां पे टांग दिया। ठीक, उसके पास एक छड़ी भी रख दिया। तो जब बंदर को भूख लगती है तब उसने क्या देखा कि केले बहुत दूर है, लेकिन उसको पा नहीं पा रहा ऐसे। फिर छड़ी से उठाया, छड़ी से भी नहीं पाया। फिर उसके बाद जो डिब्बे रखे थे, ठीक है, डिब्बे को एक पे रखा, फिर वो चढ़ा तब ने उठा पाया, फिर दूसरा डिब्बा रखा, फिर क्या है वो केले पा गया। जैसे आप देख सकते कोलवत ने अपना प्रयोग सुल्तान के नामक मनमानुस पर किया। उसने एक सी खाली कमरे में उसको बंद कर दिया, छत में कुछ केले लटका दिए, भूखा होने पर की वजह से उछलने और पकड़ने का प्रयास करता, लेकिन
कई ऊंचाई पर की वजह से केला नहीं पकड़ता। कोलबर के द्वारा एक छड़ी रखा गई और एक नजर छड़ी और गई, ठीक है, उसकी नजर क्या गई, छड़ी पर गई। केलों को तोड़ने के लिए प्रयास करता है लेकिन दोबारा ऊंचाई की वजह से नहीं पहुंच पाता। फिर कोलबर ने एक क्या है बॉक्स रखा, ठीक है, देखा और वह चढ़कर छड़ी की सहायता से केले को तोड़ लिया। प्रयोग के अनुसार ने मानसिक क्रिया के बॉक्स को छड़ी का इस्तेमाल करके केलों को तोड़ लिया। इस प्रयोग को निष्कर्ष निकलता है कि केले के उतारे तो छड़ी के बॉक्स और समग्र को होल के प्रयोग में इसीलिए इसे गेरश्वार्ट का सिद्धांत भी कहा जाता है। बस आप ये याद रखिएगा, इसमें गेरश्वार्ट का सिद्धांत किसने दिया था, तो सूज एंड अंतर्दश का सिद्धांत दिया था। इसमें कौन कौन शामिल थे, वर्दिंग, कोफर और कोलर, ठीक है, ये तैयार थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। देखिए थोड़ा आप पढ़ लीजिए क्योंकि थोड़ी यहाँ से क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ लिए जाते हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बीएफ स्किनर किसने सिद्धांत दिया था, ये बीएफ स्किनर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बीएफ स्किनर किस पे सिद्धांत दिया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो अमेरिका के हार्वर्ड गार्डन विश्वविद्यालय प्रोफेसर बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से याद रखिएगा इनका नाम, जैसे नैतिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, कार्यात्मक प्रतिपादन का सिद्धांत दिया, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, अभिक्रमिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अब बीएफ स्किनर ने जो प्रयोग किया था वो चूहे पे प्रयोग किया था, ठीक है। बीएफ स्किनर का प्रयोग जो है चूहे और कबूतर पर किया गया। इन्होंने एक बॉक्स लिया और इसके अंदर क्या है बंद, चूहा को बंद कर दिया। बॉक्स में लीवर लगा हुआ था और उसमें छिद्र था जिससे लीवर के दबाते हुए खाना आ जाता था। छिद्र के द्वारा जब चूहे को भूख लगती तो इधर उधर घूमने के अचानक उसका पैर लीवर में लगा और उससे छिद्र में खाना आ जाता। उसके बाद उसने क्रिया के दोहराया और दोबारा फिर खाना आ जाता। चूहों को प्रतिक्रिया करता है, खाना मिलता है। क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। अब देख सकते हैं इसमें, चलिए इस प्रयोग के निष्कर्ष निकलता है कि अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स होती है, उद्दीपन तो मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, वैसे ही अनुक्रिया करने पर लक्ष्य पहुंचने की प्रक्रिया तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया को पुनर्बलन की विशेषता का महत्व होता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा स्किनर का जो प्रयोग हुआ था किस पे हुआ था, चूहा एंड कबूतर पे किया था। इनकी जो थ्योरी थी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। अब ये जो आपके हैं देखिए पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा, ये क्या होता है सकारात्मक। और नकारात्मक क्या, दंड देना, मारना, डांटना, ये सब आपके नकारात्मक होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए इसमें कुछ है नहीं। पुनर्बलन की दो सूची है, सतत और पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन कौन का है। जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। प्रत्येक सवाल को हल करने की तारीफ करना, ठीक। जब प्रतिक्रिया होती, जो प्रत्येक सवाल हल करने के बच्चे जो है उसकी बार बार क्या है तारीफ करना, ये होता है सतत पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, इससे क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता बल्कि क्रिया के लिए दिया जाता है। सभी सवालों की जगह सब कुछ सवालों की तारीफ करना, बिल्कुल यही एक राइट होना चाहिए क्योंकि आंशिक तारीफ हर बार आप बच्चे की तारीफ करेंगे तो एक टाइम पे क्या कर देगा, वो बंद कर देगा करना, ठीक है। हर बार तो मुझे तारीफ मिलती है, आंशिक पुनर्बलन होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नॉन चॉस्मकी, ठीक है। ये किससे रिलेटेड थे, ये भाषा विकास से रिलेटेड थे, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। नॉन चॉस्मकी किससे रिलेटेड थे, भाषा विकास का सिद्धांत। ये अमेरिका के रहने वाले थे। इनका मानना था कि बच्चे भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नॉन चॉस्मकी का मानना था बच्चे जो क्षमता होती है उनकी जन्मजात होती है। ये कहते थे कि बच्चे होते माइंड और डिवाइड होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। जैसे आप डिवाइड मतलब होता है LAD, जैसे भाषा अधिग्रहण ज्ञान, ठीक है। लैंग्वेज, क्योंकि ये भाषा पे ही जोर दिए हैं। देखिए आप इनका याद रखिएगा। नॉन चॉस्मकी किससे रिलेटेड है, भाषा विकास का सिद्धांत दिया है, आप इतना ही याद रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण मतलब यूशनल ग्रामर के सिद्धांत, इन्होंने ग्रामर जन्मजात माना। मतलब जो नॉन चॉस्मकी हैं उन्होंने ग्रामर को क्या है जन्मजात माना है, भाषा को जन्मजात माना है। जैसे नॉन चॉस्मकी ने भाषा के दो लेवल बताए, सतही और गहरी। सतही संरचना का, इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनि और शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता। जैसे मम्मी, पापा,
खाना, पानी। ये सब जानता है कि मम्मी पापा, लेकिन उसका अर्थ का मतलब नहीं जानता। गहरी सतह में होता है, डीप लेवल में इसमें शब्दों का अर्थ ज्ञान हो जाता है। ओके, जैसा कि मम्मी हमसे प्यार करती हैं, पापा क्या है हमसे प्यार करते हैं, खाना को खाया जाता है, पानी को क्या है पिया जाता है। कल हम बात करेंगे ब्लूम टेक्सोनॉमी इसकी थ्योरी, ठीक है, इनकी कल हम बात करेंगे। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, और वीडियो आप लोग क्या है प्लीज शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।